Assalamualaikum. I am Ali Ahmed. Today we will start our second lecture of the biological membranes, in which we will study about the energetics of the lipid bilayer formation. हम इसमें देखेंगे कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि जो biological membranes हैं वो lipid bilayers में होती हैं। आखिर वो lipids bilayers किन steps के बाद ये lipids bilayers की formation होती है, उन steps को हम समझेंगे। हमें पता है कि जो lipids bilayers में जो molecules होते हैं वो हमारे पास होते हैं amphiphilic molecules। Amphiphilic जो molecules ऐसे molecules होते हैं जिनके पास दो तरह के ends होते हैं, एक hydrophobic ends होता है और एक हमारे पास hydrophilic ends होता है। तो हमें पता है कि जो हमारी membranes है, biological membranes, इनको सबसे ज़्यादा interact करना होता है विद द एक्वस एनवायरनमेंट, विद द वाटरी एनवायरनमेंट। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि किस तरह हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं हमारे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, और उसके रिजल्ट में इंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले इंट्रोपी को हम समझते हैं कि इंट्रोपी क्या होती है। इंट्रोपी का मतलब होता है वेज बाय विच द एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इन सिंपल टर्म्स हम इसको ये भी मेजर करते हैं कि किसी भी चीज़ में रैंडमनेस क्या है या डिसरैंडमनेस क्या है, तो उसको भी हम मेजर करते हैं। तो अगर या सिंपली अगर हम यहाँ पर एनर्जेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे कि जहाँ पर एनर्जी की चेंज क्या आएगी, फ्री एनर्जी में क्या चेंज आएगी, जब हम बायो एनर्जेटिक चैप्टर देखते हैं तो तभी हम ये डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर आपने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, वेज बाय विच एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर वेज कम होंगे वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास एंट्रोपी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे पहला केस जो है वो हमारे पास आ जाता है हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन विद द वाटर। जब हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, लाइक इस केस में हमारे पास एग्जांपल है एसीटोन की, वो जब हमारे पास वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या चेंजिंग आती है। तो अगर हम देखें तो हमें पता है कि जैसे ही वाटर के साथ वो कोई भी चीज़, अगर हम एसीटोन को पोलर मॉलिक्यूल्स में हम ऐड कर देंगे तो हमें केमिस्ट्री का प्रिंसिपल पता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो एक होमोजीनस सोल्यूशन बन जाएगा। जैसे ही एक होमोजीनस सोल्यूशन बनेगा वैसे ही एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन बेस क्या हो जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। और जैसे ही एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन बेस कम होंगे तो हमने पहले ही ये एक रिलेशन आप अपने जहन में याद रख लें कि अगर नंबर ऑफ वेज बाय विच एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो कम हो जाएंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एंट्रोपी जो होगी वो एंट्रोपी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है एंट्रोपी का इस केस के अंदर। ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के केस में जब वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा, उस केस में एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन बेस कम हो जाएंगे, जैसे वो कम हो जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक फिजिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने याद रखना है, जिसमें यह कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो या वो कॉन्स्टेंट हो रही हो तो वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल मानी जाती है। ठीक है, वो चीज़। तो ये थर्मोडायनामिकली अगर हम इस चीज़ को देखें, एनर्जेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हाइड्रोफिलिक केस के अंदर एंट्रोपी बढ़ रही है, तो इस केस में ये एक स्टेबल कंडीशन हमारे पास कहलाएगी। सेकंड केस जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन का आ जाता है, तो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के केस में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल को जो कि हाइड्रोफोबिक है, लाइक 2 मिथाइल प्रोपेन को हम ऐड करते हैं, या कोई भी हम जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है उसको हम ऐड करते हैं, तो क्या होगा कि वो ईजिली वो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक हमें प्रिंसिपल पता है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो वे बाय विच एनर्जी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो हमारे पास वेज क्या हो जाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो एनर्जी कैन बी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है और उसे बहुत ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। लाइक इस केस में अगर हम देखें तो वो जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा उसको वाटर क्या करेगा, चारों तरफ से इंटरेक्ट कर लेगा, तो वहाँ पर एक सॉल्वेशन लेयर बन जाएगी, तो वहाँ पर एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन वेज जो है वहाँ पर वो ज़्यादा हो जाएँगे, तो एज़ अ रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास जो एंट्रोपी है, वो एंट्रोपी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो इन केस ऑफ द हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, तो उस केस में हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर एंट्रोपी हमारे पास डिक्रीज़ होती है तो वो एक स्टेबल कंडीशन नहीं मानी जाती। ठीक है। तो स्टेबल कंडीशन को, ये अनस्टेबिलिटी को रेफर करता है। अगर हमारे पास एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है तो उस एंट्रोपी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस केस में कि जैसे ही हमने एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो ये एक हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको सराउंड कर लेते हैं। ठीक है। और उसको बिल्कुल ही अंदर बाउंड कर लेते हैं। ठीक है। तो इसी केस में अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स तो हम नहीं ऐड करेंगे, हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, लाइक अगर हम ये देखें कि ये अगर एक वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है तो उसके गिर्द एक इस तरह वाटर की लेयर बन जाएगी। फिर एक अगर हम और डाल दें तो और इस तरह, तो बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन वेज जो है वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या हो जाएँगे, ज़्यादा हो जाएँगे, तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो इस एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा कि जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाएँगे, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएँगे। ठीक है? यहाँ पर ये लाइक इस तरह करके हमारे पास ये ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए और इनके गिर्द क्या हो जाएगी, एक वाटर की एक लेयर बन जाएगी। ठीक है? तो ये एक हमारे पास सॉल्वेशन लेयर बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक जिस केस में हमारे पास एंट्रोपी जो होगी वो क्या इंक्रीज़ हो जाएगी। एंट्रोपी किस तरह इंक्रीज़ हो जाएगी कि जैसे ही सॉल्वेशन लेयर बनेगी, सॉल्वेशन लेयर के रिजल्ट में क्या हो जाएगा कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन वेज जो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तो हमने एक सिंपल केस देखे कि जब हमारे पास एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा तब क्या हमारे पास कंडीशन आएगी, और जब हमारे पास हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा तब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी। लेकिन हमें पता है कि ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर में जो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अगर हमने जो स्ट्रक्चर जिनको हमने डीपली समझा था अपने लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका हेड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो एक हाइड्रोफोबिक होता है, और जो टेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास फैटी एसिड्स की होती हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जब ये एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स को एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर
डाला जाता है, तो दे स्पॉन्टेनियसली एग्रीगेट टू बरी द हाइड्रोफोबिक टेल्स इन द इंटीरियर एंड एक्सपोज द हाइड्रोफिलिक हेड टू द एक्सटीरियर। तो वो अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को इंटीरियर की तरफ बरी कर लेती है और अपने हाइड्रोफोलिक मॉलिक्यूल जो हेड्स होते हैं उनको एक्सटीरियर वाटर की तरफ ले जाती है, ठीक है। अब वो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, वो कौन फॉस्फोलिपिड्स है या कोई और कौन सा मेम्ब्रेन लिपिड्स है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप दे कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास माइसिल्स है और दूसरी हमारे पास है लिपिड बाइलेयर की। तो दे कैन फॉर्म द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स विद द टेल जो होगी वो इनवर्ड होगी, लाइक इन केस हो अगर हम माइसिल देखें तो इसमें हमें टेल्स जो है वो इनवर्ड मोशन में इनवर्ड हमें दिखाई दे रही है। और या क्या हो सकता है, दे कैन फॉर्म द डबल लेयर शीट, ठीक है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल जो होंगी वो सैंडविच होंगी बिटवीन द हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स, ठीक है। इस केस में हम लिपिड बाइलेयर के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो सैंडविच होती हैं बिटवीन द हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स। कब ये हमारे पास माइसिल्स की स्ट्रक्चर बनेगी और कब हमारे पास लिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चर बनेगी? तो माइसिल फॉर्मेशन जो है वो उस वक्त फेवर्ड होती है व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेड ग्रुप इज ग्रेटर देन द एसाइल चेन्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो एसाइल चेन्स हैं उससे ज़्यादा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो इन हेड्स ग्रुप्स का, तब हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? हमारे पास माइसिल्स की स्ट्रक्चर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फ्री फैटी एसिड्स लाइक लाइसोफॉस्फोलिपिड्स और डिटर्जेंट्स लाइक सोडियम ड्यूटाइल सल्फेट, उस केस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है वो हमारे पास माइसिल्स की स्ट्रक्चर बनती है। लाइसोफॉस्फोलिपिड्स कौन से होते हैं? ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिसके अंदर एक फैटी एसिड कम होता है उनको हम लाइसोफॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। और कब हमारे पास जो है वो लिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चर बनेगी? लिपिड बाइलेयर की स्ट्रक्चर हमारे पास तब बनेगी जब हमारे पास when the cross sectional area of the head group and the acyl chains are similar, ठीक है। like in case of the glycerophospholipids, sphingophospholipid, अगर हम उस केस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द हेड ग्रुप है और acyl chains की है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर किस तरह बनती है हमें ये पता लग गया। अब अगर आप इस लिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक एनर्जेटिकली अनफेवरेबल कंडीशन को बता रहा है। किस तरह बता रहा है कि इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक रीजन्स हैं, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर के ये वाले हाइड्रोफोबिक रीजन्स जो हैं ये हमारे पास ये क्या होते हैं? आर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर, ठीक है। तो बाइलेयर शीट इज रिलेटिवली अनस्टेबल, तो इस केस में अनस्टेबल है एंड स्पॉन्टेनियसली फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ एंड फॉर्म अ हॉलो स्फीयर, जिनको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये जो हमारे पास इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लेनर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स विद एज एक्सपोज टू द वाटर, वो एक्सपोज जहाँ पर है वो अपने आप को फोल्ड कर रहे होते हैं एंड कंटिन्यूस, और वो अपने आप को फोल्ड बैक करके एक होलोस्फीयर बना लेते हैं, जिस होलोस्फीयर को हम बाद में हम देखेंगे कि उसको हम लाइसोसोम भी बोलेंगे, डिफरेंट नेम्स हम उसको देंगे। तो द कंटिन्यूस सरफेस ऑफ द वेसिकल्स, अब ये वेसिकल्स बनने से क्या होगा कि एलिमिनेट्स द एक्सपोज हाइड्रोफोबिक रीजन्स। तो जैसे हाइड्रोफोबिक रीजन्स हमारे एक्सपोज होने से रुक जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, तब हमारे पास स्टेबल एक कंडीशन आने लग जाएगी, ठीक है। तो अलाउंग द दिस अलाउ द लिपिड बाइलेयर टू अचीव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन द एक्वस एनवायरनमेंट। तो लिपिड बाइलेयर जो हमारे पास होती है वो 3 नैनोमीटर की होती है, ठीक है, उसकी जो 30 एंगस्ट्रम। तो ये आपने इसमें इस एनर्जेटिक्स में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिपिड्स की कंपोजिशन एंड फ्लूइडिटी। तो लिपिड्स की कंपोजिशन और फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1970s में रिसर्चर्स ने ये देखा कि जो इंडिविजुअल्स लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन द प्लेन ऑफ द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये अगर हमारे पास लिपिड बाइलेयर है तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स इस तरह वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक सिंथेटिक लिपिड बाइलेयर्स बनाई, जहाँ पर उन्होंने स्फेरिकल वेसिकल लिपोसोम को देखा, फिर उनकी मोशंस को देखा, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो उसकी मोशन है लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स की, कि वो एबल टू डिफ्यूज विद इन अ वन प्लेन, जिसको हम फ्लूइडिटी भी बोलते हैं, वो फ्लूइडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स फंक्शन। किस तरह इंपॉर्टेंट है कि सर्टन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस एंड एंजाइम एक्टिविटी सीज व्हेन द लिपिड बाइलेयर विस्कोसिटी इज एक्सपेरिमेंटली इंक्रीज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लेवल। तो यहाँ पर उसकी जो मूवमेंट है वो उस वक्त कम हो जाती है जब हमारे पास विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। फ्लूइडिटी एज अ रिजल्ट कम हो जाएगी जब विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्लूइडिटी जो है जो लिपिड बाइलेयर्स की वो डिपेंड करती है चेंज इन द फ्लूइडिटी, फेज ट्रांजिशन यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने पे, एंड डिपेंड अपॉन द मेल्टिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो शॉर्टर अगर चेन लेंथ होगी हमारे पास, तो अगर हम इसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि फ्लूइडिटी जो है उसके जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो उस वक्त फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। तो उस केस में डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं वो क्या करते हैं, उन केस में वो क्या करते हैं कि शॉर्ट चेन लेंथ रखते हैं अपनी, जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, उस केस में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन के जो टेल्स हैं उनकी टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके इन बोथ केसेस, लाइक इन द सेम मोनोलेयर्स हो या अपोजिट मोनोलेयर्स हो। और एक और जो कंडीशन वो क्रिएट कर लेते हैं कि वो सिस डबल बॉन्ड ज़्यादा बनाते हैं। उस केस में क्या होगा कि जितने सिस डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे, सिस डबल बॉन्ड्स होते हैं अनसैचुरेटेड, हमें पता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में, तो मोर किंग्स प्रोड्यूस होंगे डेट मेक देम मोर डिफिकल्ट टू पैक टुगेदर। सो मेम्ब्रेन जो होगी वो फ्लूइडिटी की इस केस में ऐसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे टेम्परेचर फॉल करता है, बैक्टीरिया और यीस्ट जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज द फैटी एसिड विद मोर सिस डबल बॉन्ड्स, देयर बाय इंक्रीज द फ्लूइडिटी।
ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जो इस तरह नहीं कर सकते वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म हु कैन नॉट रेगुलेट द इंटरनल टेम्परेचर एडजस्ट द फैटी एसिड कंपोजिशन ऑफ देयर मेम्ब्रेन लिपिड्स टू मेंटेन अ रिलेटिवली कॉन्स्टेंटली फ्लूइडिटी। ठीक है। फिर एक और कंडीशन भी है जिस तरह जिससे फ्लूइडिटी को अपने इंक्रीज किया जा सकता है, लाइक हमने लास्ट टाइम जब हमने स्टीरोल का पढ़ा था उसमें कोलेस्ट्रॉल की एग्जाम्पल देखी थी, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, लिपिड बाइलेयर को लेस डिफॉर्मेबल कर देता है इन दिस रीजन्स। ठीक है, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, डिक्रीजिंग द परमिएबिलिटी टू बाइलेयर टू स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स बट इट डज नॉट मेम्ब्रेन एनी लेस फ्लूइड। ठीक है। तो वो क्या करता है हमारे पास, वो सील कर देता है, उसकी एक इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखता है बाय डिक्रीजिंग द मोबिलिटी ऑफ द फ्यू CH2 ग्रुप ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, दस इन टर्न प्रिवेंट द CH2 चेन्स टू कम टू क्लोजर एंड क्रिस्टलाइज। तो वो उसको क्रिस्टलाइज होने से भी बचाती है। लास्ट टेबल जो है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि लिपिड की जो कंपोजिशन है वो विद रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस तरह चेंज होती है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाती है जब हमारे पास टेम्परेचर जब क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें पल्माइटिक एसिड और ओलिक एसिड के केस में, तो इसकी कंसंट्रेशन 10 सेंटीग्रेड पे ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू द 40 सेंटीग्रेड। और ओलिक एसिड अगर हम देख रहे हैं तो इसकी भी 38 सेंटीग्रेड 10 सेंटीग्रेड पे इसकी कंपोजिशन 38 है और 40 सेंटीग्रेड पे इसकी 12 है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपनी फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में मोर डबल बॉन्ड हो जाएंगे और जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लग जाएगी। लाइक अगर हम देखें मिरिस्टिक एसिड, पल्माइटिक एसिड, तो यहाँ पर अगर हम 10 सेंटीग्रेड पर अगर हम देखें तो पल्माइटिक एसिड 18 है, जबकि 40 सेंटीग्रेड पर हमारे पास उसी इकोलाई की मेम्ब्रेन के अंदर जो फैटी एसिड की कंपोजिशन है वो 48 तक पहुँच जाती है। तो ये हमें बता रहा है कि जो लिपिड बाइलेयर की जो स्ट्रक्चर्स है वो उसमें किस तरह उसकी कंपोजिशन और फ्लूइडिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स सेल्फ फंक्शन एंड टू मेंटेन इट्स इंटेग्रिटी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर्स एंड इट्स कंपोजिशन। सो आप इसको अच्छे से पढ़ें, जो क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में हमसे इससे क्वेश्चन करें। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह लिपिड की कंपोजिशन और एसिमेट्रिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहीं पर लिपिड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कहीं पर कम है, वो किस लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है।